तो कांटेक्ट फोर्स में बताया था कि कांटेक्ट फोर्स दो तरीके होते हैं। कोई भी सरफेस जो है, किसी भी कांटेक्ट सरफेस पे दो टाइप के फोर्स अप्लाई करेगा। एक था नॉर्मल रिएक्शन और दूसरा था फ्रिक्शन। तो सपोज कि ये ब्लॉक कहीं पे भी प्लेस्ड है, किसी सरफेस पे प्लेस्ड है, तो आज हम डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन। एक और फोर्स ऐड करेंगे फ्रिक्शन का। तो फ्रिक्शन फ्रिक्शन जो है, कोई भी सरफेस पे सपोज यहाँ पे ब्लॉक प्लेस्ड है, तो फ्रिक्शन जो है वो क्या है, यही सरफेस अप्लाई कर रहा है, सेम सरफेस जिसके साथ कांटेक्ट है। ये एक सरफेस फोर्स अप्लाई कर रहा है नॉर्मल रिएक्शन, और दूसरा फोर्स अप्लाई कर रहा है ये फ्रिक्शन। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि फ्रिक्शन इज द टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स। इट इज फ्रिक्शन फ्रिक्शन इज पैरेलल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स। फ्रिक्शन इज पैरेलल component of reaction force, component of reaction force। तो कभी भी अगर पूछा जाएगा फाइंड द नेट रिएक्शन फोर्स, तो नेट रिएक्शन फोर्स में दोनों को कंसीडर करना है। मतलब रिएक्शन फोर्स के टर्म्स में तुम्हारे दिमाग में ऐसा हो सकता है कि रिएक्शन फोर्स मतलब सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन, ऐसा नहीं है। रिएक्शन फोर्स हमेशा दोनों कंसीडर होगा। कौन सा? फ्रिक्शन भी देखेंगे और नॉर्मल रिएक्शन भी देखेंगे, और उसका जो रिजल्टेंट होगा, कैसा रिजल्टेंट? वेक्टर वाइज रिजल्टेंट। वेक्टर्स को हम ऐड करना जानते हैं, नहीं जानते हैं तो ठीक है, कोई बात नहीं। उसका फॉर्मूला याद है, एफ और एन, और यहाँ से ये है इसका रिएक्शन। तो हम रिजल्टेंट यहाँ से फाइंड कर सकते हैं कि ये पैरेललोग्राम से कि ये फ्रिक्शन है और ये रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्स है। सो आर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। दो वेक्टर को कभी भी ऐड करना है तो उसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब यहाँ पे दो फोर्सेस जो हैं परपेंडिकुलर हैं, एक सरफेस के नॉर्मल है पुशिंग नेचर का, और दूसरा जो है वो पैरेलल है, तो वो फ्रिक्शन फोर्स है। दोनों के बीच में एंगल है 90 डिग्री। तो यहाँ 90 पुट करेंगे तो आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या फिर रिजल्टेंट रिएक्शन फोर्सेस एफ स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर। तो ये फ्रिक्शन तो हो गया पहला कि व्हाट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज द पैरेलल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स। फ्रिक्शन इज द पैरेलल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन फोर्स। ये फ्रिक्शन कब एक्ट करता है? ये फ्रिक्शन एक्ट करता है जब ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी हो, और या फिर उसकी रिलेटिव मोशन की टेंडेंसी हो, या वो एक्चुअल में रिलेटिव मोशन हो। तो फ्रिक्शन के जो टाइप्स हैं, फ्रिक्शन का जो टाइप है, टाइप ऑफ फ्रिक्शन फोर्स, तो टाइप में हम कैटेगराइज करते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन कब एक्ट करता है? व्हेन देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। इसका मतलब क्या है, वो जैसे जैसे एग्जांपल लेंगे तो समझ में आएगा। टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। और काइनेटिक फ्रिक्शन कब एक्ट करता है? काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट करता है व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन, एक्चुअल रिलेटिव मोशन, एक्चुअल रिलेटिव मोशन। ये जो है, मतलब अगर दो सरफेस हैं एक दूसरे के कांटेक्ट में है, और अगर टेंडेंसी है वो स्लिप नहीं कर रहा है, अगर स्लिप करना स्टार्ट कर देगा तो कौन सा फ्रिक्शन फोर्स होगा? काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। बट अगर वो स्लिप करने की टेंडेंसी जनरेट कर रहा है तो कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स होगा? वो होगा स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। जैसे एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है, अगर मैं तुमसे पूछूं कि ड्यूरिंग वॉकिंग which type of frictional force acts on the feet of the person। ड्यूरिंग वॉकिंग जो है, कोई पर्सन अगर वॉक कर रहा है, ड्यूरिंग वॉकिंग which frictional force acts, which type बोल सकते हैं, which type of frictional force acts on the feet। किस टाइप का फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता है? तो दिमाग में आएगा कि सर काइनेटिक फ्रिक्शन होगा, दिमाग में ऐसा आ जाएगा कि काइनेटिक फ्रिक्शन होगा। बट थोड़ा ध्यान से इस बात को सोचना है कि जब कोई भी पर्सन वॉक कर रहा है
तो क्या उसका फीट स्लिप करता है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में? उसका फीट जो है वो स्लिप करता है ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। जब भी मान लो ये सरफेस है, इस सरफेस पे अगर कोई पर्सन वॉक कर रहा है, तो जब भी वो कांटेक्ट में होगा किसी सरफेस पे, जैसे ही वो अपने फीट को अगर रखता है, तो वो क्या करेगा, वो अपने फीट को एक स्लिप करने की टेंडेंसी जनरेट करता है। वो स्लिप नहीं होता है, अगर स्लिप हो जाएगा तब तो वो गिर जाएगा या फिर चल नहीं पाएगा। अगर उसका फीट जो है स्लिप होने लगेगा, जैसे कार्टून वार्टून में दिखाता है वो सब भागते हैं, तो उस टाइप का होगा, तब तो वो स्लिपिंग होगी, तब तो वो वॉक नहीं कर पाएगा। अगर वॉक कर रहा है तो वो अपने फीट को ग्राउंड के कांटेक्ट में रखता है और वो स्लिप करने की टेंडेंसी जनरेट करता है, स्लिप होता नहीं है, स्लिप करने की टेंडेंसी जनरेट करता है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन ग्राउंड अप्लाई करता है, जिसके वजह से वो वॉक कर पाता है। तो ड्यूरिंग वॉकिंग विच टाइप ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स इज एक्टिंग, वो हो जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन, नॉट काइनेटिक फ्रिक्शन। जो होगा स्टैटिक फ्रिक्शन एक्ट करता है। मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन कब एक्ट करता है? स्टैटिक फ्रिक्शन जब ऑब्जेक्ट की टेंडेंसी हो रिलेटिव मोशन की, एक्चुअल रिलेटिव मोशन नहीं। टेंडेंसी होना और एक्चुअल में रिलेटिवली मूव करना, वो दोनों डिफरेंट डिफरेंट है। कि जैसे मान लो मैंने ऑब्जेक्ट को यहाँ रखा और स्लिप करना चाह रहा हूं, मैं स्लिप करना चाह रहा हूं तो हो गई टेंडेंसी, और अगर एक्चुअल में स्लिपिंग हो रही है तो फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा काइनेटिक, फ्रिक्शनल फोर्स हो जाएगा काइनेटिक। अब वो फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा भाई? फ्रिक्शनल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा किसी भी कांटेक्ट सरफेस पे, अगर फ्रिक्शनल फोर्स, सर हाँ, सर जो आप बोले वॉकिंग का, जब वो वॉकिंग स्टार्ट करेगा तभी सिर्फ स्टैटिक लगेगा, या फिर वो कंटिन्यूअस जब वॉक कर रहा होगा तब मतलब स्टैटिक से वो काइनेटिक हो जाएगा, ऐसा होगा क्या सर? नहीं नहीं नहीं, कंटिन्यूअसली स्टैटिक, मतलब अगर उसका फीट स्लिप नहीं कर रहा है, अगर वो स्लिप कर जा रहा है तो काइनेटिक हो जाएगा, बट अगर वो उसका फीट स्लिप नहीं कर रहा है तो वहां पे स्टैटिक ही एक्ट करेगा। ठीक है। जी सर। तो सपोज कि किसी भी सरफेस के जो कांटेक्ट सरफेस है, कहीं पे भी है, वहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन एन है, तो जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा किसी भी कांटेक्ट सरफेस का, जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन, दैट इज फ्रिक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। तो यहाँ से प्रोपोर्शनलिटी रिमूव करते हैं, तो एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। व्हाट इज म्यू? म्यू इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये जो है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। अच्छा, म्यू की वैल्यू कितनी हो सकती है? म्यू की वैल्यू जो है 0 से लेके इनफाइनाइट तक कुछ भी हो सकती है। जनरली हमें म्यू की वैल्यू 0.1, 0.2, 0.5, 0.8 ऐसा ही मिलता है। तो ये दिमाग में नहीं बनाना है कि म्यू की वैल्यू जो है वो लेस देन 1 होगी। म्यू की वैल्यू ग्रेटर देन 1 भी हो सकती है, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि म्यू कैन बी वेरी। तो एफ जो है, अब स्टैटिक फ्रिक्शन अगर हम फाइंड करेंगे, तो स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए हो जाएगा एफ एस इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए। और काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए एफ एस इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन। तो एफ एस क्या, ये म्यू एस क्या है? म्यू एस इज द कोएफिशिएंट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। और म्यू के इज व्हाट? ये है कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो जनरली जो दोनों की वैल्यूज होती हैं, म्यू एस एंड म्यू के की वैल्यू, उसमें म्यू एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू के होता है। म्यू के की वैल्यू जनरली स्टैटिक से कम होती है, ऐसा होता है। तो अब यहाँ से जैसे मान लो कि सपोज करो कि कोई ब्लॉक अगर किसी सरफेस पे स्लाइड कर रहा है, ठीक है, किसी सरफेस पे स्लाइड कर रहा है, तो ब्लॉक के दो पोजीशंस हैं, दो पोजीशन है कि भाई वो ब्लॉक जैसे मान लो रेक्टेंगुलर टाइप का है। एक केस में वो इस तरीके से अगर स्लाइड कर रहा है, ये इस तरीके से स्लाइड कर रहा है, ऐसे है, और इस रफ सरफेस पे ये ऐसे मूव कर रहा है। दूसरा सिनेरियो है कि सेकंड सिनेरियो एस टाइप का है कि अगर वो ऐसे स्लाइड कर रहा है, ये है वेलोसिटी, ठीक है, ये है इसकी वेलोसिटी। सेम ही ऑब्जेक्ट है। एक बार हमने क्या किया कि कांटेक्ट एरिया कम रखा है, इसके लॉन्ग स्लाइड कर रहा है। सेकंड केस में क्या है कि वो ऐसे इस ब्रॉड वाले साइड से स्लाइड कर रहा है। तो इन विच केस फ्रिक्शनल फोर्स विल बी मोर, इन विच केस फ्रिक्शनल फोर्स वुड बी मोर?
तो इस केस में मान लो फ्रिक्शन ऐड कर रहा है भाई, वो मोशन का अपोज करेगा। तो ये जो है ये F1 और यहाँ पे जो है F2। तो क्या आंसर होगा इसमें? F1 इज मोर देन F2, F1 इज इक्वल टू F2 और F1 इज लेस देन F2। ए, बी और सी? बी। बी? सर सी। सी? ठीक है। और क्या फ्रिक्शनल फोर्स एरिया ऑफ कांटेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है? फ्रिक्शनल फोर्स नहीं। डिपेंड। नो सर। और कोई आंसर? फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स ऑन एरिया ऑफ कांटेक्ट और नॉट? फ्रिक्शनल फोर्स, यस सर। ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है, जो इसका सही आंसर है वो है ये F1 इज इक्वल टू F2। फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड क्या होगा? म्यू इंटू एन, हमेशा म्यू इंटू एन। इस केस में नॉर्मल रिएक्शन क्या है? क्या दोनों ही केस में एन की वैल्यू mg के बराबर है? इस केस में नॉर्मल रिएक्शन क्या है? n इज इक्वल टू mg। तो यहाँ पे F1 की वैल्यू जो भी होगी, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, भाई सेम टाइप के सर्फेसेज हैं, सेम टाइप के ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में है, तो म्यू इंटू एन, और n की वैल्यू है mg, तो यहाँ हो जाएगा म्यू mg। इस केस में भी क्या है? F2 इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, और n की वैल्यू है यहाँ पे mg। तो दोनों ही केस में फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो म्यू mg ही है। तो ये कंफ्यूजन नहीं रखना है। फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शन इज independent of area of contact। कांटेक्ट एरिया से इंडिपेंडेंट होगा सॉलिड का फ्रिक्शनल फोर्स। सॉलिड का फ्रिक्शनल फोर्स, तो कहोगे क्या लिक्विड में भी फ्रिक्शनल फोर्स होता है? हाँ, लिक्विड में फ्रिक्शनल फोर्स होता है। कौन सा फोर्स? विस्कस फोर्स। तो विस्कस फोर्स का फॉर्मूला अगर याद होगा तो N इंटू ए इंटू डी वी बाई डी जेड। तो लिक्विड का जो फ्रिक्शनल फोर्स है वहां पे वो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर डिपेंड करता है। लिक्विड का फ्रिक्शनल फोर्स एरिया ऑफ कांटेक्ट के ऊपर डिपेंड करता है, बट सॉलिड का फ्रिक्शनल फोर्स एरिया ऑफ कांटेक्ट से इंडिपेंडेंट होता है। तो हम किसी भी साइड से रखेंगे, फ्रिक्शनल फोर्स का मैग्नीट्यूड सेम होगा। ये पॉइंट समझना है कि जो फ्रिक्शनल फोर्स है वो इससे इंडिपेंडेंट होगा। कभी भी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो F, तो पहला पॉइंट हुआ कि F इक्वल टू म्यू इंटू एन। फर्स्ट पॉइंट है कि फ्रिक्शन इज द पैरेलल कंपोनेंट, फ्रिक्शनल फोर्स इज द पैरेलल कंपोनेंट, और फ्रिक्शन इज द पैरेलल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन फोर्स। दूसरा है ये स्टैटिक काइनेटिक होता है, स्टैटिक कब एक्ट करता है? व्हेन देयर इज टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन। काइनेटिक कब एक्ट करता है? व्हेन देयर इज एक्चुअल रिलेटिव मोशन। F इक्वल टू म्यू इंटू एन, म्यू इज फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी, म्यू एस इज मोर देन म्यू के, एंड फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट से इंडिपेंडेंट है। तो अब मान लो नेक्स्ट हम कंसीडर करते हैं कि रीजन फॉर फ्रिक्शनल फोर्स। रीजन क्या है? फ्रिक्शन क्यों जनरेट होता है? तो फ्रिक्शन का जनरेट होने के जो रीजन है वो बहुत ऐसे है कि मान लो कि कोई भी दो सरफेसेस हैं, तो दो सरफेस जो अपेरेंटली स्मूथ सरफेसेस हैं, जो अपेरेंटली स्मूथ सरफेसेस हैं, वो उनको अगर एक्चुअल में हम मान लो इनको मैग्नीफाई करते हैं, इनको मैग्नीफाई करेंगे तो ये क्या होगा? ये थोड़ा सा इरेगुलरिटीज हैं इनके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे। तो जो अपेरेंटली स्मूथ सरफेसेस हैं, जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, उनके जो सरफेसेस हैं वो अपेरेंटली इरेगुलर टाइप से हैं। तो जब इरेगुलर टाइप से हैं तो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जहां पे भी ये कॉन्टैक्ट्स में आते हैं, उस कॉन्टैक्ट्स में उनके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं कि रूम टेम्परेचर पे जब ये कांटेक्ट पॉइंट्स, जहां जहां पे भी कांटेक्ट पॉइंट्स हैं, उन कांटेक्ट पॉइंट्स पे टेम्पररी कोल्ड वेल्ड जॉइंट का फॉर्मेशन होता है। कोल्ड वेल्ड जॉइंट। कोल्ड वेल्ड जॉइंट का मतलब, वेल्डिंग क्या है? वेल्डिंग का मतलब है कि हम दो ऑब्जेक्ट्स को वेल्ड करते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो अगर दो ऑब्जेक्ट्स कांटेक्ट में होते हैं,
कॉन्टेक्ट्स में होते हैं तो उनका जहां जहां पे भी पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है तो वहां पे एक टेम्पररी जॉइंट का फॉर्मेशन होता है। तो जितने भी कॉन्टेक्ट पॉइंट्स होंगे उतने टेम्पररी जॉइंट्स फॉर्म होंगे। अब यहाँ पे इनको कोल्ड वेल्ड जॉइंट क्यों बोला है? इनको कोल्ड वेल्ड जॉइंट क्यों बोला है? कोल्ड वेल्ड इसलिए क्योंकि ये रूम टेम्परेचर पे फॉर्म होता है। ऐसे जनरली वेल्डिंग जो है वो हाई टेम्परेचर पे होती है, बट ये रूम टेम्परेचर पे इन जॉइंट्स का फॉर्मेशन है। अब जब ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया तो उनके बीच में एक बॉन्ड फॉर्मेशन हो गया, एक टेम्पररी जॉइंट का फॉर्मेशन हुआ। अब जब हम इस ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करना चाहते हैं, अब अगर हम इस ऑब्जेक्ट्स को डिस्प्लेस करना चाहते हैं तो इन जॉइंट्स को ब्रेक करना पड़ेगा। तो इन जॉइंट्स को ब्रेक करने के लिए हमें कुछ मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड होता है। वी नीड अ एफ मिनिमम टू डिस्प्लेस दिस ब्लॉक। दैट मिनिमम फोर्स इज कॉल्ड लिमिटिंग फोर्स। दिस मिनिमम फोर्स to displace the block या displace the object is called limiting force। तो ऐसा नहीं कि ऑब्जेक्ट रखा हुआ है किसी रफ सरफेस पे तुरंत फोर्स अप्लाई करेंगे। अगर सरफेस स्मूथ होता तो कोई भी कोल्ड वेल्ड ज्वाइंट नहीं होता। जब कोई भी कोल्ड वेल्ड ज्वाइंट नहीं है, जैसे ही फोर्स अप्लाई करेंगे तुरंत वो एक्सलेट हो जाएगा। बट यहाँ पे अगर रफ सरफेस पे प्लेस्ड है तो मुझे डिस्प्लेस करने के लिए कुछ मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड होगा, क्योंकि यहाँ से इसके मोशन का जैसे ही फोर्स अप्लाई करेंगे इसके अंदर टेंडेंसी जनरेट होगी, ये मूव करना चाहेगा। तो फ्रिक्शन क्या चाहेगा? ये जो सरफेस है वो बॉन्ड्स क्या करेगा? ये फ्रिक्शन ये अपोज करेगा इसका। तो जितना मैक्सिमम अपोजिशन ये ऑफर कर सकता है, मैक्सिमम अपोजिशन, मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स या मैक्सिमम रिएक्शन, वो क्या होगा? उसको हम बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है? लिमिटिंग फ्रिक्शन इज द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड बाय द एनी कॉन्टैक्ट सरफेस, कि इसको मूव करने के लिए जो मैक्सिमम फोर्स चाहिए। तो व्हाट इज द reason for frictional force? Reason of frictional force is the formation of temporary cold weld joints। रूम टेम्परेचर पे सरफेसेस के बीच में कोल्ड वेल्ड जॉइंट्स फॉर्मेशन हो जाते हैं, जिसके वजह से वी नीड some minimum force to move those objects, yeah, to move those yeah, move that block to break these cold weld joints। that minimum force is called the limiting force। और उस पे ऑब्जेक्ट्स डिस्प्लेस होना स्टार्ट होगा। अब हम अगर ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये बॉन्ड्स, ये जो जॉइंट्स हैं वो ब्रेक हो जाएंगे। जॉइंट्स ब्रेक हो जाएंगे तो ऑब्जेक्ट मूव करना स्टार्ट कर देगा। तब तुम ही सोचो, खुद सोचो इस बात को कि इन जॉइंट की स्ट्रेंथ किस केस में ज़्यादा होगी? स्टैटिक कंडीशन में, मतलब वो मूव नहीं कर रहे हैं, या फिर मूविंग कंडीशन में? तो ऑब्वियसली बहुत लॉजिकल सी चीज़ है कि ये बॉन्ड्स की या जॉइंट्स की स्ट्रेंथ मैक्सिमम होगी जब ऑब्जेक्ट्स रेस्ट में है। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मूव नहीं करे। जब मूविंग कंडीशन में होंगे तो ऑब्वियसली ये बॉन्ड की जो इन जॉइंट्स की स्ट्रेंथ वीक होगी। इसीलिए जनरली जो काइनेटिक फ्रिक्शन होता है वो काइनेटिक फ्रिक्शन वो लेस देन और इक्वल टू क्या होता है? स्टैटिक फ्रिक्शन के होता है। या फिर हम ऐसा बोल सकते हैं, जो पॉइंट्स मैंने लिखा था कि जो म्यू एस है, म्यू एस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू म्यू के। क्यों? क्योंकि जो जॉइंट्स हैं वो मूविंग कंडीशन में रिलेटिवली वीक हैं एज कंपेयर टू रेस्ट की जो कंडीशन है। तो रीजन इसका है हमारा कोल्ड वेल्ड जॉइंट फॉर्म हो रहा है जिसके वजह से डिस्प्लेसमेंट इमीडिएट नहीं होगा, कुछ मिनिमम फोर्स सर चाहिए। सर आप पहले बताइए कि फ्रिक्शनल फोर्स जो इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है जैसे। सर लेकिन अगर हम ज्यादा सरफेस को एरिया अलग रखेंगे, अलग कर, ज्यादा हाँ एरिया तो रखेंगे इधर, तो ज्यादा जॉइंट्स फॉर्म होंगे। हाँ सर। हाँ, ज्यादा एरिया होगा तो ज्यादा जॉइंट्स फॉर्म होगा, बिल्कुल सही। तो ये जो जॉइंट्स हैं, जैसे मान लो ये पॉइंट भाई वैलिड है। देखो, अगर मान लो कम एरिया ऑफ कांटेक्ट है, लेस लेस कांटेक्ट है, और यहाँ पे जो है ज्यादा कांटेक्ट है, यहाँ पे कांटेक्ट्स ज्यादा हो रहा है। तो जब कांटेक्ट एरिया कम होगी तो यहाँ पे नंबर ऑफ जॉइंट्स, मान लो 4 फॉर्म हो रहे हैं, तो यहाँ पे क्या होंगे? यहाँ पे 8 फॉर्म होंगे, या फॉर एग्जांपल हम ऐसे ले लेते हैं कि 6 फॉर्म होंगे। बट इनकी जो स्ट्रेंथ है वो स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी किसके ऊपर? जितना ज्यादा प्रेशर होगा, प्रेशर के ऊपर डिपेंड करेगा। जो स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट्स है, स्ट्रेंथ ऑफ जॉइंट
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। मतलब जितना ज्यादा प्रेशर होगा उतना स्ट्रांग वो जॉइंट्स होंगे। तो यहाँ पे 4 ही जॉइंट्स फॉर्म हो रहे हैं। मान लो कि हम इनको स्ट्रेंथ को एक नंबर दे देते हैं, इनके स्ट्रेंथ की नंबर दे देते हैं, कुछ कुछ की यहाँ पे 10 है, कुछ एक नंबर दे देते हैं। तो इनकी जो टोटल स्ट्रेंथ हो जाएगी 4 इंटू 10 40 स्ट्रेंथ हुई। बट जब हम एरिया डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो यहाँ से देखो फोर्स तो वही है, फोर्स तो यहाँ पे mg एक्ट करा है, इसी नॉर्मल रिएक्शन की वजह से हो रहा है। तो नॉर्मल रिएक्शन तो mg के बराबर है। जब ब्रॉड एरिया है तो ऑल्दो की नंबर इनका बढ़ जा रहा है, मान लिया कि हमने 8 फॉर्म हुए, बट सबकी स्ट्रेंथ जो है वो कम हो जाएगी, कि हर की स्ट्रेंथ क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी, और नंबर जो है टोटल 8 है, तो टोटल स्ट्रेंथ इनकी रहेगी कुछ 40 ही टाइप से। कि कांटेक्ट एरिया रखने से नंबर ऑफ जॉइंट्स इंक्रीज हो रहे हैं, बट उनकी जो रिलेटिव स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज हो रही है, क्योंकि प्रेशर डिक्रीज हो जा रहा है। समझे बात? ओके सर। हम्म। हाँ सर। तो इसीलिए सॉलिड का जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो हमेशा एरिया ऑफ कांटेक्ट से इंडिपेंडेंट होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया रीजनिंग बस समझने के लिए। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, थोड़ा इसको अप्लाई करते हैं। कि ये ब्लॉक है, ब्लॉक किसी रफ सरफेस पे प्लेस्ड है, और इस सरफेस के जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस की वैल्यू है 0.5, और ये मान लिया कि ये 10 kg है, 10 kg का है, और यहाँ से हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, F। तो यहाँ पे हमें बताना है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स। तो इसको हम एक टेबल बना लेंगे, टेबल में डिफरेंट वैल्यूज लेते जाएंगे, और फोर्स की वैल्यू को चेंज करते जाएंगे, और फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू भी उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि ये जो है अप्लाइड फोर्स है, ये फ्रिक्शनल फोर्स है, और ये एक्सेलरेशन है ब्लॉक का। मान लिया कि एक्सटर्नल फोर्स 0 है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कितना होगा अगर एक्सटर्नल फोर्स 0 है? 50। 50। ये सभी लोग सोच पा रहे हैं कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो 50 होगा, म्यू इंटू एन के बराबर। यस सर। F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। Yes, sir. यस सर। यस सर। ठीक है, शाबाश। तो म्यू इंटू एन का मतलब ये है कि मैंने F0 का मतलब है कि मैंने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया, ठीक है। रफ सरफेस पे ब्लॉक प्लेस किया, और प्लेस करते ही अपने आप क्या होगा, इस पे फ्रिक्शन एक्ट कर जाएगा, कितना, जैसा कि तुमने बताया 50। तो ब्लॉक ऐसे रफ सरफेस पे रखते ही अपने आप चल पड़ेगा, यही मतलब है ना, कि अगर अगर फोर्स नहीं अप्लाई किया और रफ सरफेस पे ब्लॉक प्लेस किया, फ्रिक्शनल फोर्स उसके ऊपर एक्ट कर जाएगा 50। भाई न्यूटन फर्स्ट लॉ से, फोर्स सेकंड लॉ से फोर्स एक्ट करेगा, तो ये क्या होगा, मतलब रफ सरफेस पे प्लेस करो, अपोजिट तुम्हारी तरफ आ जाएगा, तुमने ऐसे रखा और तुम्हारी तरफ आ गया। सर ऐसा ये कभी लिमिटिंग फ्रिक्शन है। ऐसा कभी होगा क्या? ऐसा कभी नहीं होगा। तो फ्रिक्शन केवल उतना ही एक्ट करता है जितने की जरूरत है। फ्रिक्शन, ये चीज ये कंफ्यूजन क्लियर कर लेना, फ्रिक्शन एक्ट्स एज पर जरूरत, एज पर रिक्वायरमेंट, जितने की रिक्वायरमेंट है उतना ही एक्ट करेगा। फ्रिक्शनल फोर्स बस चाहता है कि रिलेटिव मोशन ना हो। फ्रिक्शन फोर्स की जो सिंगल मोस्ट टेंडेंसी है, फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन, नॉट मोशन। अगर ये स्टेटमेंट आता है कि फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस द मोशन, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। फ्रिक्शनल फोर्स अपोजेस द रिलेटिव मोशन, ये स्टेटमेंट ट्रू है। वो चाहता है कि दोनों सरफेसेस एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मूव ना करें, साथ साथ रहें,
साथ साथ रहे, चाहता है कि भाई सब कुछ साथ साथ हो। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड किया है म्यू इंटू एन, दैट इज द लिमिटिंग वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू। F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन जो तुमने फाइंड किया, और n यहाँ पे क्या है, n है mg जो कि है 100, तो ये हो जाएगा 0.5 इंटू 100, ये हो जाएगा 50। तो जो 50 न्यूटन है वो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, लिमिटिंग फ्रिक्शन है, मैक्सिमम फ्रिक्शन है। मतलब जरूरत पड़ी तो वो 50 तक अप्लाई कर सकता है, अदरवाइज नहीं करेगा। तो देखेगा भाई ब्लॉक के ऊपर तो कोई फोर्स नहीं है, ना कोई फोर्स है, ना वो कहीं जाना चाह रहा है, ना कहीं जा रहा है, चुपचाप पड़ा हुआ है। तो जब चुपचाप पड़ा हुआ है तो क्या कोई फ्रिक्शनल फोर्स ऐड करेगा? नहीं, उस मोमेंट पे फ्रिक्शनल फोर्स नहीं होगा। केवल रफ सरफेस पे रख देने से थोड़ी फोर्स ऐड करना स्टार्ट हो जाता है, कभी भी नहीं। या तो टेंडेंसी हो, या तो और रिलेटिव मोशन हो, दोनों केस में टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन और एक्चुअल रिलेटिव मोशन, दोनों में से कोई भी नहीं है। टेंडेंसी का मतलब क्या हुआ, फोर्स अप्लाई करेंगे तभी तो टेंडेंसी आएगी। तो पहला तो ये कि F इज इक्वल टू 0, तो एक्सलेशन भी 0। अब मान लो मैंने इसको बढ़ा दिया 10 न्यूटन, 10 न्यूटन अप्लाई किया। अब इसके अंदर मूव करने की टेंडेंसी आ गई ब्लॉक के, भाई फोर्स ऐड किया है, कर रहा है तो चला जाए। तो ये मूव करना चाहेगा किस डायरेक्शन में, फोर्स के डायरेक्शन में। तो फोर्स के डायरेक्शन में जाना चाहेगा, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, फ्रिक्शन तुरंत रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। तो अपोज करने के लिए वो देखेगा भाई इसको जो है ये चाहेगा कि ये मूव ना करे, ये मूव ना करे। तो इसके मोशन को रोकने के लिए कितना फोर्स चाहिए, अगर यहाँ से 10 अप्लाई किया है तो भाई इस साइड से क्या चाहिए, 10 चाहिए। क्या वो 10 अप्लाई कर पाएगा, वो चेक करेगा कि भाई मेरी मैक्सिमम वैल्यू कितनी है, मैक्सिमम वैल्यू 50 है, 10 इजीली अवेलेबल है। तो वो क्या करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स 10 अप्लाई कर देगा। ये फ्रिक्शन कौन सा है, स्टैटिक है। ये फ्रिक्शन कौन सा है, स्टैटिक फ्रिक्शन है। 10 अप्लाई किया, 10 फ्रिक्शन ने तुरंत अपोज कर दिया, एक्सलेशन उसका 0 रहेगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट थोड़ा सा फोर्स और बढ़ा दिया, 20, 20 पे ब्लॉक की टेंडेंसी थोड़ा और हाई हो जाएगी डिस्प्लेस होने की। फ्रिक्शन चाहेगा टेंडेंसी का अपोज करेगा। क्या वो अपोज करने में सक्सेसफुल रहेगा, हाँ वो देखेगा कि ब्लॉक के मोशन को प्रिवेंट करने के लिए 20 चाहिए, और मेरे पास तो 50 है, तो मैं 20 इजीली अप्लाई कर सकता हूँ। तो जितना है वो सारा नहीं अप्लाई कर देगा, वो देखेगा कि रिक्वायरमेंट कितने की है, एज पर रिक्वायरमेंट, तो वो 20 अप्लाई कर देगा। नेट फोर्स 0 रहा, एक्सलेशन जो है 0 हो जाएगा। फिर जो है फोर्स बढ़ा दिया, फोर्स को 30 कर दिया, तो वो 30 अप्लाई करेगा, 0 रहेगा। 40 कर दिया, 50 कर दिया, 50 कर दिया, तब तक वो 50 अप्लाई करेगा, और तब तक एक्सलेशन उसका 0 बना रहेगा। मतलब लिमिटिंग वैल्यू लिमिटिंग केस में एक्ट करेगी। जो लिमिटिंग वैल्यू है वो लिमिटिंग केस में, जब वो डिस्प्लेस होने वाला होगा, बिल्कुल 50 अप्लाई कर दिया तो अब एकदम 50 मैक्सिमम, वो मैक्सिमम जोर लगा दिया वो कि ब्लॉक मूव ना करे। अब 50 से स्लाइट भी इंक्रीज होगा, 50 से स्लाइटली भी अगर इंक्रीज होता है तो क्या होगा, ये ब्लॉक को रोक नहीं पाएगा। फोर्स अप्लाई कर दिया मान लो 60, तो 60 पे देखेगा कि यार 60 तो मैं नहीं कर सकता हूँ, तो जितना कर सकता है उतना करेगा जरूर। तो ये क्या करेगा, मैक्सिमम 50 अप्लाई कर सकता है। तो अब ब्लॉक डिस्प्लेस हो जाएगा, तो डिस्प्लेस हो जाएगा तो कौन सा फ्रिक्शनल फोर्स आएगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक की तो लिमिट पार हो गई, तो अब आएगा काइनेटिक फ्रिक्शन। अब यहाँ पे हम म्यू एस एंड म्यू के दोनों सेम लेते हैं, तो म्यू के इंटू एन कितना हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, म्यू एस एंड म्यू के ये दोनों सेम ले लेते हैं, अभी डिफरेंट होगा तो डिफरेंट हो जाएगा, या ले लेते हैं डिफरेंट, 0.4। तो अब फोर्स अप्लाइड है 60, फ्रिक्शन देखेगा कि यार इसको रोकने के लिए चाहिए 50 न्यूटन, 60 न्यूटन, बट इसकी मैक्सिमम औकात जो है वो 50 की है, तो वो रोक नहीं पाएगा, ब्लॉक जो है डिस्प्लेस हो जाएगा। ब्लॉक जैसे ही डिस्प्लेस होगा कौन सा फ्रिक्शन आएगा, काइनेटिक। काइनेटिक फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ के इज इक्वल टू म्यू के इंटू एन, 0.4 इंटू 100, तो ये हो जाएगा सर 40। काइनेटिक फ्रिक्शन हमारा कांस्टेंट ही रहेगा, वो हाँ चेंज नहीं करेगा स्टैटिक। हाँ, काइनेटिक फ्रिक्शन जो है कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे ये 40 ऐड कर दिया, तो व्हाट इज एक्सलेशन, 60 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 10, तो 20, तो ये हो जाएगा एक्सलेशन 2, ये तो 0 ही रहेगा। फिर अगर हम मान लो हमने फोर्स और थोड़ा इंक्रीज कर दिया, 70 कर दिया, तो कुछ नहीं होगा, फोर्स उतना ही ऐड करता रहेगा, ये एक्सलेशन हो जाएगा 3, 70 माइनस 40 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो जाएगा 3। तो अब फोर्स एक्सटर्नल हम बढ़ाते जाएं, फ्रिक्शनल फोर्स चेंज नहीं होगा।
तो ऐसा कोई पूछता है कि फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड्स ऑन रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा हो ब्लॉक, 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा हो, 40 से चल रहा हो, तो क्या फ्रिक्शन डिपेंड करता है? नहीं, फ्रिक्शन जो है वो वेलोसिटी से, कांटेक्ट एरिया से, ये सबसे इंडिपेंडेंट है। तो ये मान लो 80 कर दिया, तभी भी ये 40 एक्ट करेगा, एक्सलेशन जो है उसका हो जाएगा 4। तो इस पॉइंट से, इस क्वेश्चन से समझना है कि फ्रिक्शन बेसिक पॉइंट है बहुत, डायरेक्टली नहीं अप्लाई कर देना, हमेशा हमें चेक करना है कि भाई कितने की टेंडेंसी है, किधर जा रहा है, टेंडेंसी है या सही में रिलेटिव मोशन है। रिलेटिव मोशन होगा तो काइनेटिक एक्ट करेगा, अगर टेंडेंसी होगी तो स्टैटिक एक्ट करेगा, वो देखेगा कितने की ज़रूरत है उतना ही एक्ट करेगा, न कम न ज़्यादा, सेम। तो अगर इसको हम ग्राफिकली रिलेट करें, ग्राफ ड्रॉ करें इसका, कि यहाँ से फ्रिक्शनल फोर्स वर्सेस अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स वर्सेस अप्लाइड फोर्स, तो 0 पे 0 है, और ये जो है फोर्स हम बढ़ाते जाते हैं, बढ़ाते जाते हैं, तो ये इंक्रीज करता जाएगा, करता जाएगा, करते 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 कहाँ तक जा सकता है? ये मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंच जाएगा। मैक्सिमम वैल्यू को क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन। मैक्सिमम वैल्यू है लिमिटिंग फ्रिक्शन। यहाँ पे कितना है लिमिटिंग फ्रिक्शन? 50। तो ये 50, फिर ड्रॉप डाउन होके फिर लाइन पैरेलल हो जाएगा। हाँ, फिर इसके बाद क्या है? फिर इसके बाद इमीडिएटली ब्लॉक जब स्लिप कर लेगा तो ये तुरंत जो है 40 पे आ जाएगा, और जो काइनेटिक फ्रिक्शन जितना भी होगा वही फ्रिक्शन मेंटेन रहेगा, ये ऐसे चुपचाप यस से चलता रहेगा। तो ये फ्रिक्शन का, ये एक्सटर्नल फोर्स वर्सेस फ्रिक्शनल फोर्स का ग्राफ हो जाएगा, एक्सटर्नल फोर्स वर्सेस फ्रिक्शनल फोर्स। और ये एग्जैक्टली सेम है, ये 50 पे है, ये 50 पे है, तो यहाँ से अगर थीटा निकालोगे तो tan थीटा इज इक्वल टू 1 आएगा, थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री आ जाएगा। तो यहाँ से ये ऐसा ग्राफ हो जाएगा एक्सटर्नल वर्सेस अप्लाइड का। ठीक है, कोई डाउट इसमें? ठीक है, तो ये तो हुआ ये हो गया इसका फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, और ऐसे हम अप्लाई करेंगे इसको, चेक करेंगे। अब कुछ केसेस में हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है, कुछ केसेस में हमें एक्सेलरेशन फाइंड करना है, वो है जैसे ये है कि ये ब्लॉक है और 100 न्यूटन, 10 kg, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन 0.5, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.4, और इसके पास वेलोसिटी है v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, फाइंड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फ्रिक्शन, और दूसरा फाइंड एक्सेलेरेशन। सर वेलोसिटी फोर्स के ऑपोजिट है। वेलोसिटी फोर्स के अपोजिट है। ओके सर। बताओ भाई।
सर हमारा फ्रिक्शन होगा इन डायरेक्शन ऑफ मतलब जो वेलोसिटी के डायरेक्शन में, और वो होगा 40, यस सर 40 न्यूटन्स का। सर एक्सेलरेशन निकाल रहा हूँ, एक मिनट। एक्सेलरेशन 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किस डायरेक्शन में, लेफ्ट या राइट? एक्सेलरेशन लेफ्ट डायरेक्शन में। लेफ्ट में, अच्छा। फ्रिक्शनल फोर्स किधर होगा, लेफ्ट और राइट? सर जो वेलोसिटी सर जो वेलोसिटी के डायरेक्शन, वेलोसिटी का डायरेक्शन। सर राइट वेलोसिटी से। के, यस सर। अच्छा, तो सभी इसी फेवर में भाई, फ्रिक्शन ऐसे और 40 न्यूटन, करेक्ट है? यस सर, क्योंकि ब्लॉक मूविंग है इसलिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कौन से टाइप का फ्रिक्शन होगा, स्टैटिक होगा या काइनेटिक होगा? सर काइनेटिक होगा क्योंकि काइनेटिक। ब्लॉक का वेलोसिटी है, मतलब ब्लॉक के पास डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी है, ब्लॉक के पास वेलोसिटी है, तो फ्रिक्शन जो है वो काइनेटिक होगा। और काइनेटिक फ्रिक्शन क्या करता है, काइनेटिक फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। तो अगर फोर्स एंड वेलोसिटी दोनों ही है तो कोई ऑब्जेक्ट मूव किस डायरेक्शन में करता है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में। किसी भी ऑब्जेक्ट का मोशन किधर होता है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में। मतलब ये ब्लॉक किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ये ब्लॉक वेलोसिटी के डायरेक्शन में जा रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स क्या करेगा, रिलेटिव मोशन का अपोज। मतलब फ्रिक्शन किधर एक्ट करेगा, फ्रिक्शन इस डायरेक्शन, और वो फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा म्यू इंटू एन इज इक्वल टू 40 न्यूटन। एन की वैल्यू यहाँ पे mg है, एन की वैल्यू जो है वो mg है। ब्लॉक के पास वेलोसिटी एक्सीलरेशन दोनों, वेलोसिटी तो ऑब्जेक्ट किस डायरेक्शन में जाता है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में। भाई पार्टिकल को तुम ऊपर प्रोजेक्ट करते हो, वेलोसिटी अपवर्ड दिया, mg तो एक्ट कर रहा है ना डाउनवर्ड। फोर्स से एक्सीलरेशन जनरेट होगा, एक्सीलरेशन से वेलोसिटी चेंज होगी। अगर रेस्ट में है, रेस्ट में है तब तो फोर्स के डायरेक्शन में वो चला जाएगा क्योंकि वेलोसिटी जीरो है। बट अगर इसके पास वेलोसिटी भी है और एक्सीलरेशन भी है तो ये पार्टिकल किस साइड जा रहा है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में जाएगा, ऐसा कुछ होगा। तो वेलोसिटी इसकी राइट साइड में है तो फ्रिक्शन फोर्स लेफ्ट की तरफ होगा। तो और वो कौन सा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन। तो ये बात समझना है, ये क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन है। और काइनेटिक फ्रिक्शन का मैग्नीट्यूड म्यू के इंटू एन, म्यू के इंटू एन ये हो जाएगा 40 न्यूटन। व्हाट इज एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू नेट फोर्स, मतलब 100 प्लस 40 डिवाइडेड बाय टोटल मास 10, तो सर ये 100 प्लस 45। 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर आप एक और बात थोड़ा समझा सकते हैं कि फ्रिक्शन डायरेक्शन ऑफ फोर्स में क्यों होगा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी में क्यों नहीं? वो फ्रिक्शन समझ में नहीं आया। फ्रिक्शन एक्ट करता है टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन या एक्चुअल में रिलेटिव मोशन। ब्लॉक के पास वेलोसिटी है, ब्लॉक मूव कर रहा है, तो वो क्या करता है, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। तो ब्लॉक किस साइड में जा रहा है, ब्लॉक वेलोसिटी के साइड में जा रहा है, फ्रिक्शन उसके अपोजिट साइड में होगा। फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन और टेंडेंसी ऑफ रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। इधर कोई वेलोसिटी थोड़ी थी, यहाँ पे कहोगे कि सर यहाँ तो फोर्स के अपोजिट, यहाँ पे उसकी टेंडेंसी है उस साइड में, तो वो उसको अपोज कर रहा है। ठीक है, फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। तो ब्लॉक राइट साइड में जा रहा है तो फ्रिक्शन जो है वो लेफ्ट में जा रहा है। ब्लॉक जाएगा किधर, जिधर वेलोसिटी होगी, तो फ्रिक्शन जो है लेफ्ट साइड में हो जाएगा। तो एक ऑलरेडी 100 न्यूटन का है, अगर ऐसा केस है तो 100 तो अप्लाई भी किया है, 40 भी है, तो इसका एक्सलेशन हो जाएगा 14 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। समझे? कोई डाउट इसमें, कंफ्यूज नहीं होना अभी। इसमें बताओ। म्यू एस इज इक्वल टू म्यू के इज इक्वल टू 0.2, ये 5 kg का है। इसके पास वेलोसिटी है 20 मीटर पर सेकेंड, और इसके पास इसके ऊपर फोर्स भी एक्ट किया जा रहा है 20 न्यूटन। फाइंड द एक्सलेशन एंड फ्रिक्शन, फाइंड ए एंड एफ, फाइंड एक्सलेशन एंड फ्रिक्शन।
सर फ्रिक्शन 10 न्यूटन। फ्रिक्शन 10 न्यूटन। ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, लेफ्ट साइड में। वेलोसिटी फोर्स दोनों है तो वेलोसिटी के अपोजिट में एक्ट करता है फ्रिक्शन। हाँ, और एक्सेलरेशन Acceleration 2 meter per second square. तो ठीक है, तो ये जो है F जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन, 0.2 इंटू एन है यहाँ पे 50, तो ये हो जाएगा 10 न्यूटन। 10 न्यूटन और इसकी डायरेक्शन होगी रिलेटिव मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में। रिलेटिव मोशन जिधर किधर मोशन हो रहा है वेलोसिटी की डायरेक्शन में, तो फ्रिक्शन हो जाएगा इधर और F की वैल्यू हो जाएगी 10। सो व्हाट इज एक्सेलेरेशन? एक्सेलेरेशन हो जाएगा इस डायरेक्शन में। A इज इक्वल टू नेट फोर्स 20 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 5, तो ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये ब्लॉक है, ब्लॉक के पास वेलोसिटी है 20 और इसका एक्सेलरेशन भी राइट साइड में होगा, तो A इज इक्वल टू 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब इसी डायरेक्शन से रिलेटेड एक और क्वेश्चन जो है वो देखते हैं कि डायरेक्शन के लिए ही है। जैसे मान लो कि ये कई सारे ब्लॉक हैं, ये ब्लॉक्स हैं एक दूसरे के ऊपर, और हमें क्या करना है, सिर्फ फ्रिक्शनल फोर्स की डायरेक्शन देखनी है। फ्रिक्शनल फोर्स कौन से टाइप का होगा और वो किस डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट या राइट, ऐसे देखना है। या ऐसे बोल सकते हैं कि पॉजिटिव एक्स और इधर हो जाएगा नेगेटिव एक्स, पॉजिटिव एक्स एंड नेगेटिव एक्स। तो मान लिया कि इसकी वेलोसिटी गिवन है, 4 ब्लॉक्स ऑन ब्लॉक्स हैं और इनकी वेलोसिटी गिवन है। मान लो ये 20 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ये जो है 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ये 25 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, ये जो है 10 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, और ये एक ग्राउंड पे है। ग्राउंड जो है वो रफ है, रफ ग्राउंड है। तो हमें क्या करना है कि डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स ऑन ईच सरफेस, हर सरफेस पे डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स फाइंड करना है। तो ए के ऊपर बताओ, टॉप मोस्ट ए के ऊपर फ्रिक्शन की डायरेक्शन कौन सा फ्रिक्शन होगा, किस टाइप का होगा, स्टैटिक होगा, काइनेटिक होगा, लेफ्ट होगा, राइट होगा? सर काइनेटिक होगा और लेफ्ट होगा। कि यहां से ए जो है, ए की स्पीड ज्यादा है, ए की स्पीड बी के रेस्पेक्ट में ज्यादा है। फ्रिक्शन हमेशा क्या करता है, रिलेटिव मोशन का अपोज करता है। तो ए तो 20 से जा रहा है, बी जो है 10 से जा रहा है, मतलब बी स्लो है, ए फास्ट है। तो ए बी के रेस्पेक्ट में आगे जाना चाह रहा है, ए बी के रेस्पेक्ट में फॉरवर्ड मूव करना चाह रहा है, तो फ्रिक्शन इस पे किधर होगा, बैकवर्ड। तो यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा F1। यहीं पे है, एक ही सरफेस है, तो ठीक है। अब ए के ऊपर ऐसे फ्रिक्शनल फोर्स है तो बी के ऊपर क्या होगा भाई, बी के ऊपर हम देखेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ से, अगर ए के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स बैकवर्ड है तो इस पे फ्रिक्शनल फोर्स फॉरवर्ड हो जाएगा। फिर हम बी और सी का कांटेक्ट देखते हैं। अब सी की स्पीड ज्यादा है बी के कंपैरिजन में, सी फॉरवर्ड जाना चाह रहा है, तो सी के ऊपर जो फ्रिक्शन रिलेटिव मोशन का अपोज करेगा। कह गया रुको, ये जल्दी है उसको तो पीछे कीजिएगा, तो ये जो है यहाँ से फ्रिक्शनल फोर्स F2 न्यूटन्स थर्ड लॉ से ये हो जाएगा F2। बी के रेस्पेक्ट में सी की स्पीड ज्यादा है, 25 मीटर पर सेकंड है, तो वो फॉरवर्ड मूव करना चाह रहा है। तो फॉरवर्ड मूव करना चाह रहा है तो फ्रिक्शन इस सी के ऊपर किधर होगा, बैकवर्ड। तो न्यूटन्स थर्ड लॉ से बी के ऊपर किधर हो जाएगा, फॉरवर्ड। तो अब ये देखो बी का मोशन किधर है, बी का मोशन इसी साइड में है 10 मीटर पर सेकेंड। दोनों सरफेस से जो फ्रिक्शन है वो बी के मोशन को सपोर्ट कर रहे हैं। तो फ्रिक्शन जो है वो मोशन को सपोर्ट भी कर सकता है, जैसा कि बी के केस में हो रहा है। मोशन का मतलब जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है, फ्रिक्शन मोशन का अपोज भी कर सकता है, जैसे कि ए की डायरेक्शन है, ए जो है वो 20 से इधर जा रहा है, फ्रिक्शन जो है लेफ्ट में ऐड कर रहा है, तो इसके मोशन का अपोज, इसके मोशन का सपोर्ट, बट रिलेटिव मोशन का ऑलवेज अपोज। रिलेटिव मोशन का हमेशा अपोज, उसी से तो हम फ्रिक्शन डिनोट कर रहे हैं। तो यहां से हो गया सी,
सी के ऊपर F2 बैकवर्ड में एक्ट किया बी से। भाई सी और डी में देखो, सी और डी में देखेंगे सी को ज़्यादा जल्दी है, सी फॉरवर्ड जाना चाह रहा है, तो सी के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर जाएगा बैकवर्ड, तो यहाँ पे हो जाएगा ये F3। डी के ऊपर फ्रिक्शन फोर्स किधर होगा, डी के ऊपर फ्रिक्शनल फोर्स फॉरवर्ड, न्यूटन थर्ड लॉ से इक्वल एंड अपोजिट। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में डी फॉरवर्ड, तो इसके ऊपर फ्रिक्शन बैकवर्ड, तो यहाँ पे हो जाएगा F4। तो ऐसे ये डायरेक्शन हो जाएंगे और सारे सरफेसेस पे रिलेटिव मोशन हो रहा है, सो ऑल फ्रिक्शंस आर काइनेटिक फ्रिक्शन। क्या ये काइनेटिक फ्रिक्शन है? ठीक है, कोई कंफ्यूजन कि हमेशा हमें टेंडेंसी चेक करना है या रिलेटिव मोशन चेक करना है? कभी भी अगर फ्रिक्शन के डायरेक्शन में चेक करो तो सरफेस को अगर डाउट होता है तो सरफेस को स्मूथ मान लो और देखो कि वो ऑब्जेक्ट किधर जा रहा है। ए बी के सरफेस को स्मूथ माना और ए की स्पीड ज़्यादा है, ए फॉरवर्ड जाना चाह रहा है तो फ्रिक्शन उस पर बैकवर्ड। फिर बी और सी के रिस्पेक्ट में सी फॉरवर्ड जाना चाह रहा है तो सी के ऊपर बैकवर्ड। फिर न्यूटन थर्ड लॉ से उन दोनों ब्लॉक पे अप्लाई कर दिया। आई बात समझ में? तो ये सब में देखो डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ही फाइंड हो रहा है और कुछ नहीं। तो ये तो हुआ एक्सेलेरेशन फाइंड किया। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देखना कि टेन एक हॉरिजॉन्टल सरफेस है, ऐसा हॉरिजॉन्टल सरफेस है और इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ये ब्लॉक प्लेस्ड है, ऐसे इस हॉरिजॉन्टल सरफेस पे ब्लॉक प्लेस्ड है। इसकी जो ये है, मान लो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है और ये जो है पॉजिटिव वाई एक्सिस है, प्लेन में ही है। ठीक है, इसके ऊपर फोर्स एक्ट कर रहा है, ब्लॉक के ऊपर एक फोर्स एक्ट कर रहा है, F इज इक्वल टू 10I कैप प्लस 10J कैप। फोर्स एक्ट किया 10I कैप एंड 10J कैप। ब्लॉक का जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू इज इक्वल टू 0.1 और इसका जो मास है वो है 10 kg है, जो इसका मास है 10 kg है। सो फाइंड द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक। ब्लॉक के ऊपर थोड़ा फ्रिक्शनल फोर्स बताओ। सर होगा 10 होगा नेगेटिव एक्स एक्सिस पे। Find the magnitude and direction of frictional force. Find magnitude and direction of friction force. Find magnitude and direction of friction force. तो भाई तनय, लक्ष्मी, मधु, निशित, संसिक्ता, स्मृति, स्मृति, स्नेहा, बताओ सारे। देख लो लिमिटिंग, देखो लिमिटिंग, देखो सोच के बताओ। सोचोगे थोड़ा कंफ्यूजन आएगा, डिस्कस करेंगे क्लियर होगा। नहीं सोचोगे कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई टेंशन नहीं, बाद में टेंशन होगी। और रफ सरफेस पे है, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0.1 है और फोर्स एक्ट कर रहा है 10I कैप प्लस 10J कैप, तो फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में होगा और कितना होगा? ब्लॉक मूव करेगा भी या नहीं ये भी देखना है। ब्लॉक मूव करेगा या नहीं ये भी हमें चेक करना है।
जल्दी करो। नो आंसर। लिमिटिंग फ्रिक्शन तो फाइंड करो। लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? रफ सरफेस है तो रफ सरफेस, यहाँ से ये सरफेस है और इस पे ब्लॉक है ये 10 kg का, ये है नॉर्मल रिएक्शन और ये है 100। यहाँ से कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू इज इक्वल टू 0.1। तो जो फ्रिक्शन है F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन 0.1 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 10 न्यूटन। तो अब इसमें कंफ्यूजन ये है कि यार 10 न्यूटन है, अगर हम यहाँ से देखेंगे कि इधर से भी 10 न्यूटन है। अच्छा, इस वाले कंपोनेंट को तो ये बैलेंस कर लेगा, इधर से भी 10 न्यूटन है, इस कंपोनेंट को भी ये बैलेंस कर सकता है। तो फ्रिक्शन मान लो इसको भी बैलेंस कर दिया 10 से और इसको भी बैलेंस कर दिया 10 से। तो व्हाट इज द नेट फ्रिक्शनल फोर्स? नेट फ्रिक्शनल फोर्स तब 10√2 हो जाएगा ना। यहाँ से 10 और 10 दो परपेंडिकुलर फोर्स हैं, तो उनका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? एफ नेट 10√2। बट ये जो वैल्यू है ये मैक्सिमम वैल्यू है फ्रिक्शन की, म्यू इंटू एन, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो अगर कंपोनेंट वाइज फोर्सेस एक्ट करते हैं तो तुम रिजल्टेंट फाइंड करो। रिजल्टेंट कितना होगा? इस फोर्स का जो रिजल्टेंट होगा हो जाएगा नेट ऑफ फोर्स दिस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर, ये हो जाएगा 10√2 न्यूटन। जब 10√2 न्यूटन होगा किस डायरेक्शन में? एग्जैक्टली इसके लॉन्ग। तो जब इसकी टेंडेंसी होगी इस लाइन के लॉन्ग, तो फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा? इसके अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे। और कितना भाई? मैक्सिमम ये देखो, √2 मतलब 1.41 होगा, तो 1.4 ले लेते हैं, तो ये ऑलमोस्ट कितना हो जाएगा? 14 न्यूटन आएगा। 14 न्यूटन। तो ब्लॉक के ऊपर इंडिविजुअल कंपोनेंट वाइज को फ्रिक्शन नहीं बैलेंस करता है। क्या करना है तुम्हें? नेट फोर्स फाइंड करना है। नेट फोर्स किधर आ रहा है? 45 डिग्री पे। 45 डिग्री पे 14 कितना? 10√2 और 14 न्यूटन। तो फ्रिक्शन फोर्स अगर हम टॉप से देखते हैं तो फ्रिक्शन हमेशा नेट रिजल्टेंट फोर्स को अपोज करेगा, कंपोनेंट को नहीं। तो यहाँ से ये 10√2 एक्ट किया तो इसके अपोजिट में हो जाएगा फ्रिक्शन, और वो कितना होगा भाई? चाहिए 14 न्यूटन, मैक्सिमम है 10 न्यूटन, तो वो तो नहीं एक्ट कर पाएगा। तो ये ब्लॉक डिस्प्लेस हो जाएगा। डिस्प्लेस होगा तो काइनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा। तो ये जो एक्सीलरेशन हो जाएगा कितना होगा? 14 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हो जाएगा 4.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कभी भी कंपोनेंट्स को बैलेंस नहीं करना है फ्रिक्शन फोर्स है, ये नहीं कि 10-10 है, ऐसा नहीं। कई सारे कंपोनेंट है, सबका रिजल्टेंट देखोगे। कई सारे कंपोनेंट है, सबका रिजल्टेंट देखोगे, और उस रिजल्टेंट के अपोजिट डायरेक्शन में होगा फ्रिक्शनल फोर्स। तो फ्रिक्शनल फोर्स की जो डायरेक्शन होगी अपोजिट में, इसके अपोजिट में ऐसे नेगेटिव डायरेक्शन में। ठीक है, इंडिविजुअल कंपोनेंट को बैलेंस नहीं करना है। बात समझ में आई? कोई कंफ्यूजन इसमें? कोई डाउट? नो सर। ठीक है, तो इंडिविजुअल कंपोनेंट में ये हो गया। चलो, मान लो ये तो था हॉरिजॉन्टल सरफेस पे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे तुम्हें समझ में आ गया कि यार रिलेटिव मोशन होगा, वेलोसिटी होगी, फोर्स कंपोनेंट वाइज ऐड कर रहा होगा, बहुत सारे वेरिएशन है। अभी देखना है कि अच्छा ठीक है, अब ऐसा केस है, मान लो ये है वर्टिकल वॉल। वर्टिकल वॉल और ब्लॉक के बीच में जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू इज इक्वल टू 0.5। इस साइड से हमने प्रेस करके रखा हुआ है। प्रेस, दिस ब्लॉक इज प्रेस्ड अगेंस्ट द वॉल, वॉल के अगेंस्ट में प्रेस्ड है यहाँ से। तो प्रेस किया हुआ है, फोर्स अप्लाई किया हुआ है,
इसका मास मान लिया कि 5 kg है, 5 kg है। तो फाइंड द मिनिमम फोर्स टू होल्ड द ब्लॉक इन इक्विलिब्रियम। फाइंड मिनिमम force to hold this block in equilibrium। बताओ भाई, इस ब्लॉक को इक्विलिब्रियम में होल्ड करने के लिए मिनिमम कितना फोर्स रिक्वायर्ड है फाइंड करना है। अभी ये किस पे, हॉरिजॉन्टल सरफेस पे नहीं है, किस सरफेस पे है? तो फ्रिक्शनल फोर्स तो म्यू एम जी होगा। सर फ्रिक्शनल फोर्स 25 है। फ्रिक्शनल फोर्स 25 है, फ्रिक्शनल फोर्स 25 म्यू एम जी होगा फ्रिक्शनल फोर्स। क्या ये क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। फिर उतना ही फोर्स लगेगा उसको बैलेंस इक्विलिब्रियम में रखने के लिए। ठीक है। सर इसमें n का वैल्यू तो 50 नहीं होगी। एन की वैल्यू 50 होगी? नहीं होगी। नहीं होगी। अरे एफ, ध्यान से सुनो, ध्यान से, ये सब ये भी कॉमन कंफ्यूजन है। F इज इक्वल टू म्यू इंटू एन होता है, F इज इक्वल टू म्यू इंटू एम जी कभी कभी, नॉट ऑलवेज, समटाइम्स। वो n तो ऑलवेज, तो ये नहीं याद रखना है, म्यू एम जी नहीं याद रखना है, म्यू एन याद रखना है। एन अलग अलग केस में अलग अलग हो सकता है, तो उसके लिए तो बनाना पड़ेगा एक फोटो जिसको बोलते हैं फ्री बॉडी डायग्राम। तो यहाँ से 5 है, यहाँ से फोर्स है, यहाँ से नॉर्मल रिएक्शन है, यहाँ से एम जी वर्टिकली डाउनवर्ड है, तो उसको बैलेंस करना है। मतलब इस एम जी को बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए फ्रिक्शनल फोर्स क्या करेगा, अपवर्ड डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो यहाँ पे क्या है, n इज इक्वल टू एफ, नॉट n इक्वल टू एम जी। इसीलिए म्यू एम जी नहीं रटना है, ये अगर याद है तो उसको भूल जाओ। म्यू एन रखना है, म्यू एन, एन अलग अलग होगा। हॉरिजॉन्टल पे होगा तो n इक्वल टू एम जी होगा, इंक्लाइन प्लेन पे होगा तो एम जी कॉस थीटा होगा, वर्टिकल पे होगा तो जो भी फोर्स होगा उसके बराबर होगा। तो नाउ व्हाट इज द लिमिटिंग फ्रिक्शन? n की वैल्यू है f, लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ एस एल, स्टैटिक की लिमिटिंग वैल्यू दैट इज म्यू इंटू एन, म्यू हो जाएगा 0.5 और n की वैल्यू n इज इक्वल टू एफ। अब जो फ्रिक्शनल फोर्स है, अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो ये फ्रिक्शनल फोर्स क्या होगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स 50 न्यूटन होगा। अब जो भी फ्रिक्शनल फोर्स का, कैसा फ्रिक्शनल फोर्स है ये, स्टैटिक या काइनेटिक? ये तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है, ये जो है स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है। तो स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स है, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये तो हमेशा होता है, सबसे पहला एग्जांपल तो हमने यही किया था कि स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू जो भी होगी लिमिटिंग से कम होगी, लिमिटिंग से कम होगी। तो यहाँ पे इसी को पुट कर देंगे, ये फ्रिक्शनल फोर्स है 50 लेस देन इज इक्वल टू, यहाँ से जो एस एल की वैल्यू 0.5 इंटू एफ, सो एफ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ से ऐसे देख लो, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सो दिस 50 डिवाइडेड बाई 0.5 लेस देन इक्वल टू एफ, मतलब एफ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 50 बाई 0.5, तो 500 बाई 5, तो ये हो जाएगा 100। यहाँ से आएगा एफ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 100 न्यूटन। बात समझ में आई? ऐसी गलती कभी नहीं करना है। सर ये और एक बार थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए कि F जो है फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू म्यू इंटू एन है, म्यू एम जी नहीं है। म्यू एम जी तो n जब एम जी के बराबर होगा तब होगा, n जब एम जी के बराबर होगा तब उसकी वैल्यू उसके बराबर होगी। तो यहाँ से फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ किया, ऐसे लिख लिया, n यहाँ से नॉर्मल है, ये F है, एम जी एक्ट कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड है, फ्रिक्शनल फोर्स अपवर्ड है, तो ये हो जाएगा
ऐसे n इक्वल टू एफ, एफ इज इक्वल टू 50, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है। अब लिमिटिंग फाइंड करेंगे, लिमिटिंग इज इक्वल टू 0.5 इंटू एन, तो 0.5 है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एन की वैल्यू एफ के बराबर है। अब जो भी लिमिटिंग फ्रिक्शन, जो भी स्टैटिक फ्रिक्शन है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन हमेशा लिमिटिंग से कम होता है। तो मैंने उसको पुट कर दिया, सॉल्व कर दिया, एफ इज ग्रेटर देन इक्वल टू 100। सर मतलब यहाँ स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो मतलब बॉडी इक्विलिब्रियम में, इसलिए वेट के साथ बराबर होगा। हमेशा तो यही होगा, अप्लाइड एक्सटर्नल के बराबर ही होगा अगर नहीं मूव करता है तो। अच्छा सर। अगर ये नहीं मूव करता है, सबसे पहला एग्जांपल तो यही बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है तो जितना हम एक्सटर्नल अप्लाई करेंगे उतना ही फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा। तो ऑब्जेक्ट वहां पे मूव नहीं कर रहा है, इक्विलिब्रियम में है, तो mg को क्या है, mg उसको बैलेंस कर रहा है। ठीक है, तो ये हुआ। ठीक है, तो यहाँ से अच्छा, नेक्स्ट है हमारा एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है, ये इंक्लाइन प्लेन का एंगल होता है, इंक्लाइन प्लेन का एंगल होता है। जैसे ये मान लो इंक्लाइन प्लेन है, इस इंक्लाइन प्लेन पे हमने एक ब्लॉक प्लेस कर दिया है। अब धीरे धीरे हम स्लोली स्लोली क्या कर रहे हैं, इस ब्लॉक के इस इंक्लाइन प्लेन के एंगल को इंक्रीज कर रहे हैं, इसके एंगल को इंक्रीज कर रहे हैं स्लोली। क्या कर रहे हैं, धीरे 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 एंगल इंक्रीज कर रहे हैं। जिस एंगल पे ये ब्लॉक स्लाइड करना स्टार्ट करता है, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। सो इट इज द मिनिमम एंगल ऑफ इंक्लाइन प्लेन, it is minimum angle of inclined plane, it is minimum angle of inclined plane at which it is the minimum angle of inclined plane at which block just starts to slide down, block just starts to slide down, जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट करता है इस एंगल पे, दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज, एंगल ऑफ रिपोज। तो एंगल ऑफ रिपोज पे खास बात देखते हैं, mg जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड है, mg को रिजॉल्व करेंगे तो हमेशा परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट क्या होगा, mg cos थीटा, पैरेलल वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, mg sin थीटा। अब इसको बार बार क्या है ना कि एंगल वेंगल चेक करने का काम नहीं करना है, एक दो बार कंफ्यूजन है तो एक दो बार चेक कर लोगे, उसके बाद हमेशा परपेंडिकुलर mg cos थीटा, पैरेलल mg sin थीटा। यहाँ से है नॉर्मल रिएक्शन। अब नॉर्मल रिएक्शन है तो फ्रिक्शन क्या करेगा भाई, mg sin थीटा की वजह से वो डाउनवर्ड टेंडेंसी है, फ्रिक्शन तुरंत अपोज कर देगा, फ्रिक्शन अपोज करता रहेगा कब तक, जब तक कि वो लिमिटिंग ना पहुंच जाए। तो हम इसको बढ़ाते जा रहे हैं तो फ्रिक्शन जो है वो बढ़ता जा रहा है। तो अभी जस्ट इक्विलिब्रियम में जो भी फ्रिक्शनल फोर्स है वो कितना है, फ्रिक्शनल फोर्स तो mg sin थीटा है क्योंकि ये इक्विलिब्रियम में है। अब इस सरफेस की लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या है भाई, इसकी लिमिटिंग फ्रिक्शन है म्यू इंटू एन, म्यू एम जी नहीं, तो ये है म्यू एम जी कॉस थीटा, म्यू एम जी कॉस थीटा। तो यहाँ से जो फ्रिक्शन है हम ऐसे लिखेंगे कि कोई भी स्टैटिक फ्रिक्शन, कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक, स्टैटिक इज लेस देन इक्वल टू एफ एस एल, एफ एस एल वो वैल्यूज पुट कर देंगे, एम जी साइन थीटा लेस देन इक्वल टू म्यू एम जी कॉस थीटा, यहाँ से एम जी कैंसिल आउट हो जाएगा, tan थीटा शुड बी लेस देन और इक्वल टू म्यू। तो जब स्लिपिंग स्टार्ट होगी, जिस मोमेंट पे स्लिपिंग स्टार्ट होगी वो कौन सा एंगल होगा, और हम ऐसा लिख सकते हैं कि इक्विलिब्रियम केस कब तक होगा, जब तक कि थीटा म्यू से लेस होगा। तो maximum value of inclined plane at which block starts to slide down, so block will slide, कब स्लाइड करेगा, एट tan थीटा इज इक्वल टू म्यू पे, tan थीटा इज इक्वल टू म्यू पे। तो जो थीटा की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी tan इनवर्स म्यू, दिस इज कॉल्ड
एंगल ऑफ रिपोज। दिस इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिपोज। समझे? एंगल ऑफ रिपोज। ठीक है, ठीक है, चलो आज इतना ही रखते हैं। ये है एंगल ऑफ रिपोज। फिर वर्टिकल सरफेस पे तो हम क्या कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल से गए वर्टिकल पे, वर्टिकल से जाएंगे इंक्लाइन पे। तो इन्हीं क्वेश्चंस को अगर कुछ कंफ्यूजन रहा होगा तो इन्हीं को एक बार रिवाइज कर लेना है, इनको एक बार रिवाइज कर लेना अच्छे से, क्योंकि इसमें कैसे फ्रिक्शन देखते हैं, क्या देखते हैं, वही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एक बार अगर ये चीज़ क्लियर हो गया तो फिर प्रॉब्लम में बस हमें फ्रिक्शन में गलती यही होती है कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में गलती कर देते हो, कि मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इधर उधर, डायरेक्शन गलत दिखा दिया, मैग्नीट्यूड गलत ले लिया, म्यू इंटू एन के बराबर ले लिया, है ना। तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी क्या है